दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इन डिटेल जाना था, समझा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या और उसके कौन कौन से मेन फीचर्स थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से क्या सब चेंजेस हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिले, लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो टाइम था, वहां पे उस टाइम पे लोग किस टाइप से प्रोडक्शन किया करते थे, सारा जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो कैसे चला करता था, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। बिफोर द राइज ऑफ फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन वॉज मोस्टली डन बाय हैंड। हमने देखा था कि फैक्ट्रीज के सेटअप होने से पहले, यानी इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से पहले जो प्रोडक्शन है वो बाय हैंड हुआ करता था, यानी लोग मैनुअल लेबर का यूज करते थे। लोग घर बैठ के अपने हाथों से प्रोडक्शन किया करते थे, हाथों से सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे। तब मशीन्स नहीं होती थी, सभी काम इंसानों को ही बाय हैंड करना पड़ता था। गुड्स वर मेड इन स्मॉल वर्कशॉप्स और पीपल्स होम, और इसी को कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो पहले सामान जो है, जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हाथों से बनाए जाते थे। कहाँ पे बनाए जाते थे? स्मॉल वर्कशॉप्स में। वर्कशॉप्स यानी कारखानों में, छोटे छोटे कारखाने होते थे जहाँ पे लोग इकट्ठे हुआ करते थे और बाय हैंड वो प्रोडक्शन किया करते थे, गुड्स बनाया करते थे। या फिर अगर वर्कशॉप्स में नहीं तो अपने घर पे ही बैठे बैठे वो रॉ मटेरियल्स का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। और इसी को, यानी जब वो अपने घर पे रह करके या छोटे छोटे वर्कशॉप्स में बाय हैंड अगर वो गुड्स बना रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। मर्चेंट सप्लाइड रॉ मटेरियल्स टू द वर्कर्स एट होम। अब मर्चेंट्स क्या करते थे? मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स जो होते थे, वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स लेकर के आते थे और वर्कर्स के घर पे उन रॉ मटेरियल्स को पहुंचा दिया करते थे। मर्चेंट्स रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे वर्कर्स को, यानी जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके घर पे मर्चेंट्स सारे रॉ मटेरियल्स ला करके उन्हें दे दिया करते थे। The finished product was collected from the workers' homes and sold by merchants across Europe and abroad. अब मर्चेंट क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स ला करके वर्कर्स को दे रहे थे, फिर वर्कर्स अपने घर पे ही बैठ के प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाय हैंड वो गुड्स बना रहे हैं, और उसके बाद जब उनके गुड्स फिनिश हो जाया करते थे, वो पूरा प्रोडक्शन कर लिया करते थे, तो जो फिनिश गुड्स हुआ करते थे, फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते थे, उन्हें यही मर्चेंट्स इन वर्कर्स के घर पे आकर के कलेक्ट कर लिया करते थे। मर्चेंट्स रॉ मटेरियल्स भी देकर के जा रहे हैं वर्कर्स को, और वर्कर्स को बस अपने घर पे बैठ के प्रोडक्शन करना है। उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए भी मर्चेंट्स इन वर्कर्स के घर पे आ जा रहे थे, इनसे सारे प्रोडक्ट्स लेते थे और इन वर्कर्स को इनके लेबर के, इनकी मेहनत के बदले पैसे दिया करते थे। और उसके बाद वो सारे जितने प्रोडक्ट्स मर्चेंट लेके जाता था इन वर्कर से, उन सभी प्रोडक्ट्स को ये मर्चेंट क्या करते थे? पूरे यूरोप में, या कह लो अपनी पूरी कंट्री में सेल करके अब्रॉड यानी दूसरे देशों में भी सेल किया करते थे। यानी नेशनल लेवल पे अपनी कंट्री में उन्होंने सेल कर दिया अपनी मार्केट में, और उसके बाद दूसरे देशों में जाकर के वो अपने गुड्स सेल कर रहे थे। और ये पूरा ऐसे इस टाइप से सिस्टम चल रहा था जहाँ पे मर्चेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। वो सप्लायर का काम कर रहे थे, वो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स वर्कर्स को, और जब प्रोडक्शन हो जाया करता था, गुड्स बन जाया करते थे, तो कलेक्शन भी, उन गुड्स का कलेक्शन भी कौन करता था? मर्चेंट्स, इन वर्कर्स के घर से। और उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स को वो सेल करते थे मार्केट में, अपने नेशनल मार्केट में भी, और बाहर के देशों में जाके, अब्रॉड में भी जाके वो सेल किया करते थे, वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड किया करते थे। द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, और ये जो पूरा सिस्टम चला रहा है यही प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था। यानी फैक्ट्रीज के आने से पहले जिस टाइप से इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे प्रोडक्शन किया करती थी, वो सब आएगा प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में। अर्ली फेज ऑफ प्रोडक्शन बिफोर फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज के आने से पहले जिस टाइप से हम प्रोडक्शन किया करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज में, हम बाय हैंड अपना प्रोडक्शन किया करते थे गुड्स का, तो उसी को कहा गया प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। और वो इस टाइप से काम करता था जिसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा था? मर्चेंट्स। रोल ऑफ मर्चेंट्स, अब मर्चेंट्स किस टाइप से अपना रोल प्ले कर रहे थे? दे कंट्रोल ट्रेड, सप्लाइड रॉ मटेरियल्स एंड पेड वर्कर्स फॉर देयर लेबर। जो मर्चेंट्स थे वो रॉ मटेरियल्स पहुंचा रहे थे,
वर्कर्स के घर पे और वहां से सारे फाइनल गुड्स को कलेक्ट भी कर रहे थे। तो मर्चेंट्स जो थे वो एक तरह से कलेक्टर का और सप्लायर का काम कर रहे थे। वर्कर्स के घर पे ही रॉ मटेरियल्स देके जाते थे और उनके घर पे आकर ही फाइनल गुड्स लेकर के जाते थे मर्चेंट्स, और इन रिटर्न उन वर्कर्स को उनके काम के बदले में, उनकी मेहनत के बदले में पैसे दिया करते थे, पे करते थे। तो मर्चेंट्स जो थे वो ट्रेड को कंट्रोल करते थे इस टाइप से, एज अ कलेक्टर, एज अ सप्लायर वो अपना रोल प्ले करते थे। Merchants often avoided towns because of trade restrictions and preferred to work in villages for cheaper labor and fewer restrictions. Merchants जो होते थे यानी जो traders होते थे वो टाउन्स में ज्यादातर ये प्रोडक्शन नहीं करवाते थे। वो टाउन्स में ना जा करके वो गांव में जो रूरल एरियाज होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वहां पे वो प्रोडक्शन करवाया करते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है अगर ये टाउन में जाएंगे तो टाउन्स में, सिटीज में रिलेटिवली हाई प्राइसेस रहते हैं हर किसी के। वर्कर्स अगर वहां पे वो वर्कर से काम करवा रहे हैं टाउन्स में तो उन्हें रिलेटिवली हाई पे करना पड़ेगा। वहां पे वो कम सैलरी में काम नहीं करवा सकते वर्कर्स से टाउन्स में। और टाउन्स में कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, यानी वहां पे कुछ गिल्ड्स होती हैं। गिल्ड्स यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, बड़े रिच ट्रेडर्स का, रिच मर्चेंट्स के ग्रुप्स बने होते हैं जो पूरे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे होते हैं, रूल्स बना रखे होते हैं। लेकिन गांव में इतने कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं ट्रेड पर। आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, बस आप प्रोडक्शन करो और जहां चाहे वहां जाके अपने गुड्स सेल करो। तो इसलिए ये क्या करते हैं, मर्चेंट्स जो थे वो विलेजेस में अपना प्रोडक्शन करवाया करते थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं विलेजेस में, और साथ ही साथ विलेजेस में जो लेबर है वो आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगी, यानी आप कम सैलरी में भी लोगों से काम करवा सकते हो। तो इसलिए जो मर्चेंट्स हैं वो ज्यादातर प्रेफर किया करते थे कि वो विलेजेस में, रूरल एरियाज में अपना प्रोडक्शन करवाएं, ना कि टाउन्स में। लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन। अब ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था उसके क्या लिमिटेशंस थी। जब हम बाय हैंड अपना प्रोडक्शन करा करते थे, गुड्स बनाया करते थे, तो उसकी क्या लिमिटेशंस थी, उससे कौन सी प्रॉब्लम्स राइज हो रही थी, क्या सब उसमें ठीक नहीं था। This process was slow and less efficient compared to machines. अब ये जो पूरा प्रोसेस था प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में, जब हम बाय हैंड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस था, वो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था उसमें काफी टाइम लगता था, यानी बहुत धीरे धीरे हम लोग गुड्स बना रहे हैं। हम मशीन्स की तरह, हम इंसान इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते। तो मशीन्स के कंपैरिजन में हम लोग बहुत स्लोली प्रोडक्ट्स बना रहे थे, स्लोली पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे थे, और ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं था ये तरीका, यानी हम उतनी बारीकी से काम नहीं कर पा रहे थे। हर एक पर्सन के पास क्वालिटी नहीं होती है कि वो इतनी बारीकी से प्रॉपरली सारा काम अच्छे से कर सके। तो मशीन्स जो है, अगर मशीन से आप करवाओगे तो वो बहुत बारीक से बारीक डिजाइन्स बना देंगी, लेकिन अगर आप मैनुअली, यानी अगर आप मैनुअली अगर काम कर रहे हो, कोई डिजाइन बनाना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो मैनुअली आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है, और साथ ही साथ आप उतने बारीक डिजाइन नहीं दे सकते, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मशीन्स के थ्रू मशीन्स को ऑपरेट करना है, बस आपको मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देने हैं और मशीन्स क्या करेंगी, वो बारीक से बारीक डिजाइन जल्दी बना देंगी, कम टाइम में बना देंगी। तो इससे क्या हो रहा है कि मशीन्स के कंपैरिजन में ये प्रोसेस उतना एफिशिएंट नहीं था, उतना फास्ट नहीं था। जब हम बाय हैंड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस बहुत स्लो था। क्वालिटी डिपेंडेड ऑन द स्किल ऑफ वर्कर्स। अब हर एक इंसान के पास सारी स्किल्स नहीं होती हैं। अब मान लो कोई एक, जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, तो कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिसके पास बाय बर्थ ये स्किल होती है, उन्हें पता है, बोलते तो हम सभी हैं, हम लोग सब बात कर सकते हैं, लेकिन कब क्या बोलना है, किस टाइम पे किससे किस टाइप से बात करनी है, ये सब कुछ ही लोगों को पता होता है। ये कोई कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हर किसी को नहीं आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो एक तरह से बेसिक्स ही है, जो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने का तरीका भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाय बर्थ किसी के पास ये स्किल्स होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इतनी कोशिश करने के बाद भी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्किल्स उनके लिए नेचुरली है ही नहीं, वो एक तरह से उन स्किल्स को अपना ही नहीं पा रहे हैं, अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो स्किल्स का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्किलफुल लेबर है
वो तो अच्छे से काम कर सकते थे, अपने हैंड्स का यूज करके, अपने स्किल्स का यूज करके वो बाय हैंड अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते थे। लेकिन जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं थी, वो लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे प्रोडक्शन में, वो इतने अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं बना पा रहे थे। तो ये भी एक लिमिटेशन थी हैंड प्रोडक्शन की, यानी जहाँ पे हम मैनुअली सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ये लिमिटेशन है कि एक तो ये प्रोसेस स्लो है, उतना एफिशिएंट नहीं है, और साथ ही साथ लोगों की स्किल्स पर भी डिपेंड करता है कि कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी मैनुअल लेबर की, यानी कि जब हम प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में जिस टाइप से प्रोडक्शन किया करते थे उसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। यानी ये एक स्लो प्रोसेस था, जब हम बाय हैंड प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाय हैंड, तो ये एक स्लो प्रोसेस था, और साथ ही साथ लेस एफिशिएंट भी था, उतना एफिशिएंट नहीं था। मशीन्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गुड्स बना सकते हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी के। तो उससे क्या हो रहा है, मशीन्स जैसा रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है अगर हम बाय हैंड प्रोडक्शन करते हैं तो। और साथ ही साथ हर एक पर्सन की स्किल्स अलग अलग होती हैं, तो स्किल्स पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएगा, अच्छी क्वालिटी के होंगे या नहीं, वो उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक और लिमिटेशन है मैनुअल लेबर की, या कह लो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम की। प्रोडक्शन कुड बी अफेक्टेड बाय वेदर, सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं बाय हैंड, अगर हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो चला करता था, यानी इंडस्ट्रीज के आने से पहले, यानी जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी और हम बाय हैंड प्रोडक्शन किया करते थे, तो उसकी एक और लिमिटेशन क्या थी कि हमें 12 मंथ्स जो होते हैं, पूरा जो साल होता है उसमें पूरे ईयर में हमें हर टाइम सेम रॉ मटेरियल्स देखने को नहीं मिलते। कुछ रॉ मटेरियल्स हमें स्पेसिफिकली समर सीजन में देखने को मिलते हैं, कुछ विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं। तो रॉ मटेरियल्स पूरे ईयर के लिए, पूरे साल हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। साथ ही साथ किस चीज का आप प्रोडक्शन करोगे, इसे वेदर या सीजन भी अफेक्ट किया करता था। वेदर की बात करो तो अगर मान लो बारिश हो गई किसी दिन, तो हो सकता है, अब हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं जो हर वक्त काम कर सके, या फिर हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम मशीन्स की तरह तो नहीं है। मशीन्स में टेक्निकल इशू आ सकता है, लेकिन उसे एक बार आप फिक्स कर दोगे तो वो काफी लंबे समय तक दोबारा काम करेगी मशीन्स। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो आए दिन बीमार पड़ती रहती है। अगर कोई बीमारी हो गई तो वर्कर काम नहीं कर पाएगा, तो इससे भी काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। प्रोडक्शन उतना वैसे ही स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लोली हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बीमारी हो गई हमें, हम बीमार हो गए तो उससे अलग प्रॉब्लम होगी, कुछ दिनों का ब्रेक लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुआ करती थी, और अलग अलग सीजन में हमारे पास अलग अलग रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हुआ करते थे। कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम तक जिसके थ्रू हम लोग समर सीजन के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूज विंटर में भी कर सकें, और विंटर के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें हम समर सीजन में भी ग्रो कर सकें। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, या कह लो स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी। तो इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी लोगों को प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में। Growing demand for goods led to the need for faster large-scale production, which finally led to the industrial revolution. अब लोगों की डिमांड्स बढ़ रही थी, लोगों को और ज्यादा, जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें और ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए थे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए थे, डिफरेंट काइंड्स के गुड्स चाहिए थे, उन्हें बहुत सारे, अब उन्होंने डिमांड रखनी शुरू करी कंज्यूमर्स ने। अब जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल ओनर्स को पता है कि अगर मैं कंज्यूमर्स के डिमांड्स के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा या जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं इतने सारे गुड्स को सेल करूंगा और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी है कि हर कोई खरीदेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट मेरे ही पास आएगा। तो इंडस्ट्रियल ओनर्स प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, डिमांड बढ़ने लगी कंज्यूमर्स की। अब जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ा पाएंगे? या तो भाई काफी सारे लेबर्स को रख लो, अगर आपको बाय हैंड प्रोडक्शन करना है तो काफी सारे लेबर्स को रखना पड़ेगा, काफी सारे वर्कर्स को काम पे रखना पड़ेगा। वरना आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आओ जिसके थ्रू आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, यानी आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स बना सको, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सको, वो भी कम टाइम में, जल्द से जल्द प्रोडक्शन कर सको। तो आपको ऐसी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी। उसके बाद ही आती हैं मशीन्स, यानी जब नीड बढ़ी, लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है,
तब जाके इन्वेंशंस होते हैं। यानी जब भी लोगों को जरूरत होती है किसी चीज की, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेंशंस किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए था जिसके थ्रू हम लोग जल्द से जल्द प्रोडक्शन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा गुड्स बना सकें, बल्क में बना सकें। तो इसलिए क्या हुआ, मशीन्स बनाई गई इस टाइम पे, और तभी हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब मशीन्स आ गई, मशीन्स के थ्रू सारा प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। जब मशीन्स आ गई तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी और उसके बाद इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगा। When new machines were invented, प्रोडक्शन मूव्ड फ्रॉम होम्स टू फैक्ट्रीज। अब जब नई नई मशीन्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अब इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, तो मर्चेंट्स जैसे पहले वर्कर्स के घर पे ले जाकर के रॉ मटेरियल्स दिया करते थे, सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स, अब उन्हें वो करने की जरूरत नहीं है। अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई है, वर्कर्स अपने घर से आएंगे इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे अपना काम करेंगे। उसके बाद अपने जितने भी वर्किंग आवर उन्हें हैं, जितने भी वर्किंग आवर्स उनके हैं फिक्स्ड, उतने वर्किंग आवर्स वो काम करेंगे, उतने आवर्स काम करेंगे और उसके बाद शाम को वो अपने घर चले जाएंगे। तो इस टाइप से फिर पूरा सिस्टम चलने लगा। यानी अब वर्कर्स अपने घर पे बैठ के प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें फैक्ट्रीज में आना पड़ रहा है। अगर उन्हें काम करना है तो उन्हें फैक्ट्रीज में आना पड़ेगा, और एज अ वर्कर वो काम कर पा रहे हैं इन फैक्ट्रीज में और अर्न कर रहे हैं। This marked the true beginning of industrialization in Britain and later the world. और इसी के साथ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, वर्कर्स अपने घरों से निकल करके फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो इसी के साथ एक तरह से हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप करने लगी। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटेन में ही ये सब हमें देखने को मिला, ये सारे चेंजेस देखने को मिले, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये सारे चेंजेस फैलते गए, इंडस्ट्रीज स्प्रेड होती गई पूरे वर्ल्ड में। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे पहले हम बाय हैंड प्रोडक्शन किया करते थे, बाय हैंड हम सारी चीजें बनाया करते थे। फैक्ट्रीज के आने से पहले, यानी फैक्ट्रीज के सेटअप होने से पहले जो टाइम पीरियड था जब हम बाय हैंड सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस टाइम को प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहा जाता है। ये प्रोसेस जो था, यानी जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हाथों की मदद से, अपने हैंड्स का यूज करके, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो था ये बहुत स्लो था। काफी सारी लिमिटेशंस थी। एक तो ये प्रोसेस स्लो है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास हर टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, लेस एफिशिएंट है ये प्रोसेस। साथ ही साथ हर एक पर्सन की अलग अलग स्किल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो एक अच्छा काम कर सकता है। हर एक पर्सन अलग अलग क्वालिटी के गुड्स बना सकता है। कोई हो सकता है स्किल्ड लेबर हो तो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएगा, बेस्ट अपने सारे एफर्ट्स देकर के बेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जिस पर्सन पास स्किल्स नहीं है वो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगा। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस थे जो हमने आज की वीडियो में देखे। और उसके बाद जब लोगों की डिमांड्स बढ़ी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए हमारी जरूरत पड़ी किस चीज को लेकर के, मशीन्स को लेकर के। हमें अब ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिसके थ्रू हम फास्टर प्रोडक्शन कर सकें और काफी सारे प्रोडक्ट्स कम टाइम में बना सकें। तो इसी की वजह से हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री सेटअप हुई और फिर वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बनी जो हम आजकल देखते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, और ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ब्रिटेन से, और उसके बाद ब्रिटेन से ही इंडस्ट्रीज स्प्रेड कर गई पूरे वर्ल्ड में। और आज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में हर जगह एक तरह से आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। सेकेंडरी सेक्टर जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है हमारी जीडीपी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है। इंडस्ट्रीज 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और अब जाके बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी हैं। एक ग्रेजुअल प्रोसेस चला है उनके डेवलपमेंट का। तो ये सब हमने आज की वीडियो में देखा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।